प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले कहा था कि वेक्टर पर 25 क्वेश्चन, केवल 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर कर लिया जाए तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल हमारे तैयार हो जाएंगे। और हमने पिछले वाले क्लास में आपको इस तरह के 7 क्वेश्चंस करके दिखाए थे। अब हम आज आगे कुछ और क्वेश्चंस करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको आप आराम से पेशेंस के साथ एक एक स्टेप पढ़िए, समझिए, ताकि आपका अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया से बन सके। ठीक है, तो इस बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसने कहा 2 इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द टू, द एंगल बिटवीन देम इज। और ये यूके पीएमटी 2014 में आया हुआ है। अच्छा, ये देखो कहता क्या है कि 2 इक्वल वेक्टर्स हैं। पहली बात तो ठीक है, 2 इक्वल वेक्टर्स हैं और उनका जो रिजल्टेंट है उन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो चलो हमने मान लिया कि ये है हमारे पास एक वेक्टर, मान लो वेक्टर P, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर मान लो Q, और इनके बीच का एंगल है ये सपोज करो थीटा। यही थीटा हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो यहाँ देखिए, इसका मैग्नीट्यूड मैंने A मान लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने A मान लिया, राइट। अब हम लोग जब थियोरी सेक्शन कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बनाया था, और वो ये था कि जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ उस एंगल का हाफ यहाँ लिया है हमने। ये हमने आपको डिराइव करके पहले बता दिया है। अब आप खुद सोचो, R क्या दे रखा है? R तो हमें पहले से ही दे रखा है कि इन दोनों में से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैंने इस R के जगह पर लिख दिया A, है ना, ये दे रखा है तो लिख दिया हमने। उसके बाद ये हो गया आपका 2A cos थीटा बाई 2। ये तो आप अभी जो फार्मूला है उसी में आपने सिर्फ रखा है वैल्यू और कुछ भी नहीं किया है। अब अगर A को इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं तो ये हो जाएगा A बाई A इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2, है ना। A बाई A कुछ कटा, बिल्कुल ये कट जाएगा। कट के क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दो, तो जब 2 को ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हारा आएगा cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब याद करो कि कौन सा एंगल है जिसके cos की वैल्यू 1/2 होता है ना। कौन सा एंगल है जिसके cos की वैल्यू 1/2 होता है? तो वो तो हमें याद होना चाहिए, और इनफैक्ट सभी को ये याद होगा। और वो एंगल है 60 डिग्री। तो थीटा बाई 2 जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो थीटा जो है वो आ जाएगा मेरा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 120 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री। ये देखिए हमारा ऑप्शन निकल गया। ठीक है, आप क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे? आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। और उसके लिए क्या करते आप? उसके लिए 2 वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते, उससे भी निकल जाता। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है और आसान है, ये हमें जल्दी से आंसर देगा, समय बचाएगा, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है हमें अपने नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, तो ये फंडा आपने पढ़ा था, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। अभी हमने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो देख लिया, लेकिन इस मैग्नीट्यूड का मतलब इस रिजल्टेंट का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये रूल है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है
उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले लाइन के अलोंग ये वेक्टर आर डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमारा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था पहले से, वो एक बार फिर से रिकॉल हो गया और मुझे लगता है कि अब हमारे दिमाग में ये पक्का हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसने कहा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, तब उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए। और ये नीट 2016 का क्वेश्चन है ना। दो वेक्टर लिया हमने, देखिए दो वेक्टर लिया, ये वेक्टर मान लीजिए ए और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी। इन दोनों को मैंने सम किया और इस सम का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और ये कितने के बराबर है, ये इन दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देखो अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं किया है, जो मेरे क्वेश्चन में दिया था एग्जैक्टली उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं किया है, राइट। अब आप बताइए, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है तो आपके लिए तो दो फार्मूले हैं, अगर आपको याद होगा। एक फार्मूला हमारे पास क्या था कि मैं इसका अगर वैल्यू लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद होना चाहिए ये फार्मूले हैं, इसमें हमको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, केवल फार्मूले पे सिर्फ रख देना है यहाँ पर। अब सोचो जरा, अब इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि इसके स्क्वायर रूट को हटाना स्टार्ट किया। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि इसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे आप, और आपने लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया है तो राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने से क्या होता है, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझो क्या हुआ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये हम लोग कई बार पहले भी देख चुके हैं और बहुत आसान है, छोटे क्लासेस में आपने ये सब पढ़ के रखा है, ठीक है। अब बताओ, ए स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मैं क्यों ना यहीं पे काट दूं, इसी तरीके से मैं क्यों ना इसको काट दूं और माइनस 2ab कॉस थीटा को इधर ले आऊं। तो ये 2ab कॉस थीटा ऑलरेडी मेरे पास है, ये हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, और राइट साइड में बच जाएगा लड्डू। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 ना, 4ab कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब जरा समझिए, अब समझिए, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 0/4ab। भैया 4 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये नॉन जीरो नंबर्स हैं। इससे जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि वो 0 आ जाएगा। और जैसे ही हम 10th में आए थे तो हमने भैया ये भी पढ़ा था कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने, है ना, यहाँ से हमने यहाँ निकाल दिया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आंसर क्या निकला, आंसर निकला दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑप्शन ए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए क्या है, एक बात सोचिए,
हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है जिसका सेंटर है O और इसके जो वर्टिसेज हैं वो A B C D E F ये सब दे रखे हैं हमारे पास, है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेक्टर AB प्लस AC प्लस AD प्लस AF की वैल्यू। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को एनालाइज करके कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहा हूं। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं इससे पहले मैं इस पिक्चर को एनालाइज करके कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहा हूं जो आगे चल के आपको बहुत काम आ सकता है। देखिए कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा, इसका यूज आप आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने ये हेक्सागन बना दिया है ना, ये हमारा हेक्सागन बन गया। पहले तो हेक्सागन थोड़ा बढ़िया से बनाना, प्यारा प्यारा सा, क्योंकि पिक्चर जैसा बनेगा हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। ये देखो हेक्सागन का क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब सेंटर है, इसको हम O से डिनोट कर रहे हैं जैसा कि अपने पिक्चर में डिनोट किया गया है। हमारे हेक्सागन का ये साइड है A B और ये साइड है BC, ये है CD, ये है DE और ये है AF। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा बस। अब क्या करो कि इसको आप ऐसे मिला दो, इसको आप ऐसे मिला दो। अब याद करो कि जब हम थियरी सेक्शन कर रहे थे तो हमने हेक्सागन की प्रॉपर्टी बताई थी आपको। क्या बताया था कि ये जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मतलब कि AOB कैसा बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ना इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो बताओ ये एंगल कितना हो गया। सीधी सी बात है, अगर ये 60 तो भाई ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये डिग्री लिख दिया करो थोड़ा, है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री हो गया। लेकिन एक लाइन पर सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे लिए तब फिर ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। मतलब मेरा वेक्टर AB और BC के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। मैंने क्या किया, मेरा दिमाग हो गया ख़राब और हमने इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये देखिए ये एंगल फिर से 60 डिग्री हो जाएगा, इसको भी एक्सटेंड किया, ये भी फिर से 60 डिग्री हो गया। सोचो तब फिर AB जो हो जाएगा, AB और DE के बीच का एंगल देखिए कितना हो गया। सोचिए ये तो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री टर्न किया तो टोटल ये 120 डिग्री हो गया, फिर ये 60 डिग्री टर्न किया तो टोटल ये 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया कि मेरे को मिलेगा वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर ED, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट जो पैरेलल साइड्स दिखाई दे रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका लेंथ बराबर है, डायरेक्शन भी हमने सेम कर दिया, तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए। ठीक उसी तरीके से मेरा हो गया वेक्टर CD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AF, है ना, और BC इक्वल्स टू कितना हो गया, FE हो गया। बहुत बढ़िया। देखो 6 साइड्स थे, हमने 3 पेयर बना दिए इक्वल वेक्टर्स के। अब चले आते हैं इस AD पर। ये देखिए इसको जब मिलाएंगे आप, जब इसको मिलाएंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन में मीट करेगा, तो मेरा जो AD होगा वो 2AO के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशंस निकल गए, ठीक है। तो जो हमने आपको कहा था कि इस पिक्चर को एनालाइज करके हम कुछ निकालने वाले हैं, हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली। अगर आपको ये रिलेशंस दिमाग में ढंग से बिठाया हुआ है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कोई भी होगा आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं, तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, हमको निकालना है AB प्लस AC प्लस AD प्लस
ए ई है ना प्लस ए एफ की वैल्यू, और ऑप्शन दिया है ए ओ के टर्म्स में। तो इसका मतलब है कि हम इन सारे वेक्टर्स को ए डी या ए ओ के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसा हमारा आंसर दिया है उसी के अनुसार हमने अपने एक्सप्रेशन को बदलना है। अच्छा, ये भी नोट करो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। आप वेक्टर का साइन ऐसे मान के चलेंगे, एक्चुअली में ये बोल्ड फेस में किया हुआ है। तो बुक में जो भी क्वेश्चन छापा जाता है वो बोल्ड फेस में होता है, वेक्टर है ना, वेक्टर जो है वो बोल्ड फेस में होता है। तो एग्ज़ाम में भी ये बोल्ड फेस में करके दे सकता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारे पास क्लियर हो गया कि जितने भी ए बी ए सी वगैरह वगैरह हैं सबको हम ए डी या ए ओ के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम करते हैं। हमने क्या किया, हमने ए बी को लिखा, मैं थोड़ा कलर बदल दूँ इसका, है ना। हमने जो है इस ए बी को लिखा ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। अच्छा जी, ए सी को क्या लिख रहे हैं हम, देखिए ए सी को मैंने लिखा ए ओ प्लस ओ सी। चलिए ए सी हो गया। ए डी का देखता हूँ मैं, ए डी का मैंने लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए डी को हम सीधे 2AO लिख दें, सीधे 2AO लिख दें बस। ए ई को देखिए, ए ई को ना, ए ई को लिखेंगे हम ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ प्लस ओ ई। फिर देखिए हमने ए ई को लिख दिया, अब हमको ए एफ को लिखना है, तो ए एफ को हम लिखेंगे, है ना, ये ए एफ को हम लिखेंगे आपका क्या बोलते हैं, ए ओ प्लस ओ एफ, हाँ ए ओ प्लस ओ एफ, ऐसे हमने लिख दिया। देखो जितने भी ए ओ है सबको कलेक्ट करो, क्योंकि हमको तो फाइनली ए ओ के टर्म्स में से निकालना है। तो एक मेरे पास ए ओ कहाँ से मिला, एक मेरे पास ए ओ आया, देखिए ये वाला एक आया, ये दूसरा आया, ये दो 4 हो गए, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6AO ऐसे निकल गया। बाकी क्या जरा देखो, OB, ये OB और ना ये देखिए OB इस डायरेक्शन में, और यहाँ से मैं अगर इसको मिला दूँ तो ये इस डायरेक्शन में OE, कहाँ गया OE, OB और OE दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, 0 हो गया। अब चले आइए OC, कहाँ गया OC, आपका देखिए ये वाला OC है, ये OC और OF, ये आपका रहा OC और ये रहा OF, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा, अब तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा, जो भी था वो कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने से पहले भाई साहब हमने ये कुछ प्रॉपर्टी निकाल ली। दूसरी बात ये है, हमने निकाली ज़रूर है इस प्रॉपर्टी को, लेकिन यूज यहाँ पर बहुत कम किया है। बट फिर भी मैं आपको ये रिकॉल करा दूँ, मैं आपको ये बिल्कुल स्ट्रेस दूंगा, ज़बरदस्ती करूँगा कि ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। हाँ भैया, ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया यार। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं कौन सा, मीठा हलवा, है ना। क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है 0 और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है 1। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये जो वेक्टर ए और बी हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं कि पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं कि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब जरा ये बताइए हमको, एक बार बताइए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, हाँ जी, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, अगर a डॉट बी इक्वल्स टू 0 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ याद आ रहा है। अगर a डॉट बी 0 है तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो
वेक्टर ए जीरो हो जाए या वेक्टर बी जीरो हो जाए या दोनों ही वेक्टर जीरो हो जाए या फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो जाए। अब क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि मेरा ये वेक्टर कैसा है, तो मैं यहाँ नॉन जीरो मान के चलूँगा। इट मीन्स कि ए और बी कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। देखिए है ना, तो मैं ऐसे लिखूँगा ए और बी के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 90 डिग्री। ऐसे बना दीजिए, हल्का सा ऐसे पिक्चर बना दीजिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। हालांकि पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे भी समझ जाएंगे, लेकिन पिक्चर बना करके अगर सॉल्व करने का हमारा हैबिट बन रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तब फिर हमें कई बार ऐसा होगा कि पिक्चर बनाते ही बिना पेन उठाए मेरा आंसर आ जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमने पिक्चर बनाया फटाक से मेरे दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो यही था, ये है। तो पिक्चर इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, पहले कंडीशन से तो ये निकाला मैंने, दूसरे कंडीशन से क्या निकालेंगे आपने ये देखा है कि ए बी है ना, साइन थीटा जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और भाई ये तो दिया हुआ है हमारे पास 1, ये ए बी और ये थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। जिसको नहीं याद है वो रटे सुबह से लेकर शाम तक, जब तक ये याद ना हो जाए, क्योंकि इसके बगैर कुछ काम नहीं होने वाला है, गफलत में ना रहना, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी इक्वल्स टू सिंपली 1। अब आप सोचिए, इसमें देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर है, बिल्कुल है, ठीक। दूसरी बात, अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 है और दोनों में से कोई एक अगर यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1 होना ही होना है। इसका मतलब कि भाई साहब मेरे लिए ये वाला आंसर खट से आ गया, है ना। क्वेश्चन कैसा था, हलवा, है ना, खाने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अब चलते हैं, मज़ा लेने के बाद शायद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहीं सजा न दे दे हमको। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि इतना खतरनाक पिक्चर बनाया हुआ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमको डरवाने के लिए बनाया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो होते बहुत ही सिंपल होते हैं ना, बहुत ही सिंपल, लेकिन जब हम उनको देखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर बना होता है, पिक्चर उच्चर लैंग्वेज, तो बड़ा ख़तरनाक बना दिया जाता है, ठीक। तो डरने का नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ये 1974 में गब्बर सिंह कह गया, ठीक। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक पिक्चर है, इस पिक्चर में 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर पी क्यू आर, और लाइन ए बी का ठीक मिड पॉइंट है पॉइंट के, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हमने देखिए आपको एक फंडा बताया था, ओके, ओके ना, ये वेक्टर हो गया ओके। ओके को क्या आप लिख सकते हैं, ओके को लिख सकते हैं आप वेक्टर ओ ए प्लस ए के। याद है, ये फंडा हमने बताया था आपको। जिसको नहीं याद है, जो नहीं समझ रहा है, वो दोबारा से, है ना, वीडियो लेक्चर देखे और इसको समझे। अब ओके को मैं एक और लिख सकता हूँ, ओके को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, इसको लिख सकता हूँ ओ बी प्लस बी के, दोनों को ज़रा जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 ओके इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस, ये देखो इसको थोड़ा ब्रैकेट में घेर दिए, ये भागने की कोशिश कर रहा था, हमको इसको घेर के मारना है। जरा देखो ए के और बी के, ए के और बी के कितना है देखना, यहाँ देखना, ये तो मिड पॉइंट है भाई। इसका मतलब ये वाला लेंथ ए के, ये लेंथ ए के और ये के बी, ये दोनों बराबर हो गए। ए के ये वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, तो मैंने यहाँ वेक्टर लगा दिया, और के बी भी इसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, यहाँ हमने वेक्टर लगा दिया, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। और देखो डायरेक्शन भी सेम कर दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया,
कि अगर मैं इसको इसको इस साइड लाऊंगा तो ये आएगा ए के माइनस के बी इक्वल्स टू 0। और ये भी आपको हमने बताया था कि जब इसका पोजीशन चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है और ये बी के इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब ये सब मिल करके हो गया आपका 0, है ना। तो क्या आया, ये कहाँ से आ जा रहा है? बताओ भला, बुलाए नहीं। अच्छा, ओके क्या है? ये तो वेक्टर आर है। ओ ए क्या है? वो तो वेक्टर पी है। ओ बी क्या है? वो तो वेक्टर क्यू है। अब देखो मेरा ये जो रिलेशन निकलना था वो निकल गया। अब जरा चुनो कहाँ पे आंसर है। ये है तुम्हारा आंसर। मज़ेदार, ज़बरदस्त, है ना। सारे के सारे फंडे इन 5-7 क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो गए, है ना। टाइम बच गया बायो रटने के लिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ये क्वेश्चन सब कोई जानता है कि जिस समय हमने आपका थियरी डिस्कस किया था तो उस समय सारे इसके क्वेश्चंस को किया भी था, लेकिन इसको करने के जो तरीके थे उसको रिकॉल कराने के लिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया। क्या कहता है? 2 वेक्टर हैं, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए। तो मैं तो जानता हूँ भाई कि एक हमने तरीका ढूंढा था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे आंख मूंद करके लिखना होता है, ठीक है। आंख मूंद करके हमने इतना लिख दिया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? उसके बाद जो है हम लोग इस आई कैप के कोफिशिएंट को, मतलब ए पहले वेक्टर ना, ये पहले वेक्टर में चले आते हैं, इसके आई कैप के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखते थे, जे कैप के कोफिशिएंट को यहाँ लिखते थे, के कैप के कोफिशिएंट को यहाँ लिखते थे। और ठीक इसी तरीके से बी वेक्टर के आई कैप के कोफिशिएंट को यहाँ, जे कैप के कोफिशिएंट को यहाँ, के कैप के कोफिशिएंट को यहाँ हम लिख देते थे। इतना हम बिल्कुल आराम से कर देते थे, यहाँ हमने बताया था। अब इसको हम इवेलुएट करते थे तो आपको याद होगा कि पहले हम ऐसे एक ब्रैकेट बनाते थे, ये आई कैप लिखते थे, फिर माइनस, यहाँ ब्रैकेट बनाते थे, ये जे कैप लिखते थे, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट बनाते थे और ये के कैप लिखते थे। यहाँ तक भी आपको पता था कि हम कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ से असली खेल चालू। खेल क्या है? खेल ये है कि आई कैप के आगे के ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे उससे पहले आई कैप जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम मेंटली क्या कर देंगे? कट कर देंगे। मेंटली कट करेंगे, सचमुच में नहीं कट करना है। वो तो हम कट करके दिखाए हैं आपको, जिससे कि थोड़ा सा आप समझ जाएं। उसके बाद आप क्या करते थे? आप कुछ नहीं करते थे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो कितना हो गया? -2 मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। तो ये हो गया भैया 4, फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे आप, तो 1 × 1 ये 1 हो गया। आपके आई कैप का काम खत्म। दूसरा क्या है? जब जे कैप के आगे के ब्रैकेट में हमें कुछ लिखना है उससे पहले इसी की तरह जे कैप जिस रो जिस कॉलम में है उसको हम मेंटली काट देते थे। तो भैया देखो, इसको जब तुम मेंटली काटोगे, ऐसे इसको काट दोगे तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 1, यहाँ 1, ये 2 -1, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 1 1 2 -2, फिर इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करते थे तो ये -2 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये भी -2 हो गया। इसी तरीके से के वाले को जब काटेंगे आप ऐसे तो 1 -2 यहाँ बचेगा, देखिए 1 -2 बचेगा, 2 1 बचेगा, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, फिर ये -2 2 4 पहले से माइनस है, माइनस हो गया प्लस। आंसर कितना आया? ये आ गया 3i कैप, ये आ गया देखिए 4, ये हो गया प्लस 5 जे कैप, ये कितना हो गया? ये भी हो गया 5 के कैप, है ना। तो आज हमने आपको 2 बार हलवा खिलाया, एक तो पहले था, अभी ये है, क्योंकि इस पर हमने अपने थ्योरी वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना, याद होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है भैया। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ विच आर गिवन बाय दिस 2 वेक्टर्स। देखो, ये भी हमने शायद आपको बताया था,
मुझे याद नहीं है, ये शायद हमने बताया था कि नहीं। ये देखिए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। एक साइड है देखिए ये, और ये साइड है ये। इसको आप वेक्टर ए कह दीजिए, इसको आप वेक्टर बी कह दीजिए। एडजेसेंट साइड का मतलब कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए साइड, इनको हम नॉन पैरेलल साइड भी कह सकते थे। मतलब हमारे क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता था, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके दो नॉन पैरेलल साइड्स ऐसे हों, मतलब ये दोनों दिए हुए। बात एक ही हो गई। अच्छा, अब तुम हमको जरा एक सिंपल सा बताओ, एरिया कैसे लिखोगे? एरिया कैसे लिखोगे इसका? एरिया लिखते हैं बेस इंटू हाइट, याद होगा आपको। और अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा बहुत ही छोटे क्लासेस में हम लोग सब पढ़े थे यार। तो एक काम करो कि इसको ना ऐसे ऐसे पेटवा फाड़ दो। पेट फाड़ दोगे तो क्या बनेगा? दो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ट्रायंगल ना, दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन जाएगा। इसका एरिया जितना निकालेंगे इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप यहाँ से डालिए परपेंडिकुलर DM, इसको कह दीजिए थीटा। तो आपका जो एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा AB मतलब बेस मल्टीप्लाइड बाई DM, है ना। ये निकल गया आपका एरिया, ये निकल गया भाई। DM क्या हुआ? DM क्या हुआ? अगर तुम्हारा ये वेक्टर B है तो ये जो लेंथ हो गया वो वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब B को रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल आपका थीटा है। तो आप चले आइए ट्रायंगल ADM में। यहाँ आप क्या देखेंगे? यहाँ देखेंगे साइन थीटा, बहुत प्यारा वाला फार्मूला। साइन थीटा जो अपने घर का है वो क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो भाई DM है, हाइपोटेनस हमारा AD है। तो DM जो हुआ, जो DM हो गया वो हो गया AD साइन थीटा। AD क्या है? AD क्या है? AD वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। तो हम प्यार से इसको लिखें B, ये हो गया साइन थीटा। बहुत बढ़िया भैया। अब यहाँ पे रखो, एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करो। AB मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जो कि तुम A लिखोगे, और DM मतलब B साइन थीटा। अब बिल्कुल आंख मूंदो और इसको लिखो ऐसे, A क्रॉस B। तो देखो, हालांकि हमको याद था कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पहले आपको बता रखा है, लेकिन बाय द वे अगर नहीं बताया होगा तो यहाँ भी हमने आपको वो डिराइव कर दिया बेसिकली। मतलब कि अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दो नॉन पैरेलल साइड्स हमको दिए हुए हैं, तो उसके एरिया को निकालने के लिए दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बस वो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो भाई साहब इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए। अभी ये देखिए आपने किया है, पहले तो आप A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B निकालने के लिए हम क्या करते थे? ये डिटर्मिनेंट का साइन बनाते थे, यहाँ पर I कैप लिखते थे, यहाँ पे J कैप लिखते थे, यहाँ पे K कैप लिखते थे। उसके बाद पहले वाले वेक्टर को पकड़ते थे और इसके I कैप के कोफिशिएंट को कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे। J कैप के कोफिशिएंट को यहाँ लिखते थे, K कैप के कोफिशिएंट को यहाँ लिखते थे, और फिर B को पकड़ते थे। यहाँ भी हो गया 2, ये 1, ये -2। अभी देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, तो मैं अभी आपको सीधा ही आंसर लिखूंगा। क्या था आंसर हमारा? मैं चेक कर लूँ थोड़ा। क्वेश्चन तो वही है, डेटा तो सब वही है, तो फिर हम दोबारा से क्यों कैलकुलेशन करें? 3I कैप 5J कैप 5K कैप। अरे भैया मज़ा ही आ गया यार, इसमें तो पहले से दिया हुआ है। तो भाई साहब 3I कैप ये हो गया, 5J कैप ये हो गया, और 5K कैप ये हो गया। आपको लेकिन A क्रॉस B नहीं निकालना था, आपको तो एरिया निकालना था जो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। भाई ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो भैया इसका स्क्वायर, जैसा जैसा फार्मूला होता है वैसा वैसा मैंने वैल्यू रख दिया, कैलकुलेट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये भी होता है 25,
है ना, 25 25 50 और 59 √59 यूनिट जो है मेरा आंसर आ गया। आप कहेंगे सर यूनिट क्यों लिखा आपने, सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई ये एरिया किस फॉर्म में, मतलब ये लेंथ जो है या फिर ये वेक्टर जो है उसका यूनिट क्या है ये हमको दे ही नहीं रखा है, तो हम अपने मन से कोई यूनिट नहीं डालेंगे। कहीं अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ हो तो आंसर भी यूनिट्स के रूप में ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन करा दिए। अगला मतलब लास्ट जो लेक्चर होगा इस सीरीज का, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसको तो मिस करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो ध्यान रखो इस बात का, और हम मिलेंगे आपको अगले लास्ट फाइनल लेक्चर में इस वेक्टर पर। उसके बाद हम लोग प्रॉपर जो फिजिक्स है मतलब 1 डायमेंशनल मोशन उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय।